स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS के इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम वसु कटारा है। आई एम योर फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स इन स्टडी IQ IAS। मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, और मैं आपके लिए सीरीज लेकर आया हूं जिसका नाम है इंडिया नॉमिक्स, जहां पे इंडियन इकोनॉमी, GS पेपर 3, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और बारीकी से विद एक्सप्लेनेशन इन अ वेरी इजी लैंग्वेज मैं आपके साथ सारे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर सवाल पिछले एग्जाम्स में भी आए हुए हैं एंड फिर से आने की संभावना है। अभी क्यों पढ़ रहे हैं हम 15th फाइनेंस कमीशन को? क्योंकि करंटली 2021 से 2026 तक आपको 15th फाइनेंस कमीशन एप्लीकेबल होते हुए देखने मिलेगा। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट यही आता है कि आखिरकार ये फाइनेंस कमीशन है तो क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में, आर्टिकल 280 के अंदर कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। फाइनेंस कमीशन एक निष्पक्ष न्यूट्रल बॉडी की तरह काम करेगा, जो सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में पैसे का बंटवारा कैसे होगा, जो टैक्स का पैसा सेंटर रिसीव कर रही है उसका बंटवारा कैसे होगा, कितना पैसा सेंटर को मिलना चाहिए, कितना पैसा स्टेट्स को मिलना चाहिए, इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन। अब फिलहाल अभी हम 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को फॉलो कर रहे हैं। करेंटली 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह इसके चेयरमैन थे, और फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपते हैं, जो अल्टीमेटली पार्लियामेंट के सामने उन रिपोर्ट्स को रखते हैं। आप इस फोटो को देख सकते हैं। तो अब आपको यह समझ आया कि इंडिया के अंदर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक निष्पक्ष, एक न्यूट्रल, एक ऑटोनॉमस कमिटी बनाने की बात करिए जिसका नाम है फाइनेंस कमीशन। अलग से क्यों बनाया? अलग से बनाने का रीजन यह था कि हम चाहते थे कि एक न्यूट्रल बॉडी हो, वरना क्या है, सेंटर गवर्नमेंट की कोई बॉडी होती तो वो कहते कि सेंटर गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा दो, स्टेट्स को कम दो, सब अपने अपने इंटरेस्ट की बात करते, बट फाइनेंशियल रिलेशंस क्लियर रहे सेंटर गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, इसके लिए फाइनेंस कमीशन बनाया। अभी 15th फाइनेंस कमीशन जो है 2017 में बनाया गया था, 2017 में बनाया गया था। कुछ साल लगता है इन्हें अपनी रिकमेंडेशंस को देने के लिए, रिपोर्ट को बनाने के लिए, अपने टैक्स रिलेटेड सुझाव देने के लिए, या जो भी सुझाव प्रेसिडेंट ने इनसे मांगा है उसको देने के लिए। बीच में क्या है कि कोविड पीरियड आया, वरना ये 2020 से 2025 तक के लिए चलना था, बट कोविड की वजह से एक साल इंस्टेबिलिटी रही, इसलिए फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन 2021 से 2026 के बीच में ही हम अप्लाई कर पाए, बिकॉज कोविड की वजह से इंस्टेबिलिटी थी। अच्छा, 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो सबसे बड़ी थी कि 41% पैसा टैक्सेस का, जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स नाम का एक टर्म होता है ना, थोड़ा मुश्किल टर्म है, इसका मतलब समझाता हूं आसान भाषा में। डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स जिसका मतलब है टैक्स का वो हिस्सा जो बटेगा सेंटर और स्टेट में। इन्होंने कहा 59% दे दो सेंटर को, 41% दे दो स्टेट्स को, 28 राज्यों को, और इस बात को सेंटर गवर्नमेंट ने मान भी लिया और पैसा दे दिया अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट्स को, और कॉन्टिन्यूसली दे रहे हैं एवरी ईयर 41% आउट ऑफ द टोटल टैक्सेस व्हाट एवर सेंटर गवर्नमेंट इज रिसीविंग। जो केंद्र सरकार जो भी टैक्स इकट्ठा करती है उसका हिस्सा इस तरीके से बांट देती है, राइट। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि फाइनेंस कमीशन के ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको देखने मिलता है। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 2021 और ये 2026 तक के लिए 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां एडिशन फाइनेंस कमीशन का वैलिड है। अब मुद्दे की बात, पहला क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी हाँ, आर्टिकल 280 के तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या करती है? ये मेथड बताती है, फॉर्मूला बताती है जिस तरीके से टैक्स का पैसा सेंटर और स्टेट्स के बीच में बटेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन है जिसको रिपोर्ट दी जाती है आर्टिकल 280 के तहत? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जाती है, और वो उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कितने ड्यूरेशन के लिए इनकी रिकमेंडेशन वैलिड होती है? 5 ईयर्स के लिए होती है। तो ये कुछ पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, वरना मोस्टली इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस इस पे पूछे जा सकते हैं। इसकी रिकमेंडेशन जो फिलहाल है उन पे ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट।
पॉलिटी रिलेटेड मैटर्स हम देख लेते हैं जो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मेरी टेलीग्राम आईडी है बसु कटारा स्टडी IQ, इस पर आप जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम ऐप पर। अच्छा, इस वीडियो को लाइक भी करिएगा ताकि आप हमारे इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सके, सपोर्ट दे सके अपना। एंड प्लीज, इफ यू वांट टू टॉक, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद मी, कोई भी सवाल है, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं, तो आप बसु.कटारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उस पर आके मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है विद इन अ प्रॉपर टाइम बाउंड मैनर, क्योंकि 8 महीने अब रह गए हैं आपके प्रीलिम्स के, ऐसे ही अगले 2025 एग्जाम के लिए भी टाइम बीतता जा रहा है। लोगों को लगता है बहुत टाइम है, इन रियलिटी टाइम आपका बीतता जा रहा है। आप खुद से प्रयास भी किया होगा पर वो डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा। उसके लिए स्टडी IQ 2024 और 2025 के बैचेस लेकर आया है। अगर आप स्टडी IQ को कुछ टाइम से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा 2024 बैच जो है हमारा, जिसकी प्रिपरेशन अभी कराई जा रही है, प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी लाइव क्लासेस के माध्यम से। उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, क्रैश कोर्स भी मिलेगा दोनों का, और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम मिलेगा। तो ये स्टडी IQ आपको प्रोवाइड करेगा। 15 बुक्स भी आपके घर पर डिलीवर कराएंगे, चाहे आप कहीं भी रहते हो इंडिया के अंदर। आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। 2024 बैचेस जो कि 29,999 का था, अभी फिलहाल फॉर टुडे उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, वो 26,999 का हो जाएगा। यस, दिस इज फॉर टुडे। इसमें आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स की क्लासेस, CSAT की क्लासेस, सब मिलेगा। ऐसे ही 2025 का है जो कि 33,000 का मिलेगा आपको, नॉर्मली 36 का था। सो एक्सट्रीमली हाई डिस्काउंट्स आर अवेलेबल ऑन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म राइट नाउ इफ यू आर प्लानिंग टू टेक एडमिशन। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बस मैं बता दूं, और एडमिशन लेना कैसे है, बसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड ही यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और मेरी गाइडेंस के लिए। प्लीज डू रिमेंबर दैट। अब मन में सवाल आ रहा होगा, इस फाइनेंस कमीशन के अंदर होता कौन है, किसके पास इतनी पावर है कि उसने जो बोला वो पत्थर की लकीर बन जाता है। तो फाइनेंस कमीशन के अंदर एक होते हैं चेयरमैन 1C, और 4 होते हैं मेंबर 4M। चेयरमैन कोई ऐसा शख्स होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनको तजुर्बा है पब्लिक अफेयर्स का। जैसे अभी NK सिंह फिलहाल चेयरमैन है, इनको 5 साल के लिए रिकमेंडेशन देनी होती है, राइट। इनके कोई ऑफिस का टर्म फिक्स नहीं होता, इनकी रिकमेंडेशन 5 साल तक वैलिड है। पर ऐसा है कि ये अगर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट दे देते बना के तो 6 महीने में इनका काम खत्म, 1 साल में दे देते हैं तो 1 साल में काम खत्म। चेयरमैन एंड मेंबर्स दे आर अपॉइंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रेस ऑर्डर के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, इनको जब अपॉइंट किया जाता है, क्या फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं कि 16th फाइनेंस कमीशन में क्या NK सिंह जी फिर से आ सकते हैं? यस, रीअपॉइंटमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज किया है पार्लियामेंट को, संसद है ना दिल्ली में, लोकसभा राज्यसभा आपने सुना होगा, कि वो क्वालिफिकेशन बताएंगे क्या होगा चेयरमैन का और मेंबर्स का, और उन्होंने बकायदा एक कानून बना दिया इसके लिए ताकि वो फ्री हो जाए। उन्होंने कहा चेयरमैन एक ऐसा शख्स होगा जिसको पब्लिक अफेयर्स का तजुर्बा होना चाहिए, जिनको पब्लिक अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। NK सिंह जी वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही हैड गुड नॉलेज ऑफ पब्लिक अफेयर्स, MP रह चुके हैं और IAS रह चुके हैं, तो अच्छी खासी नॉलेज है, तभी इन्हें 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाया। अच्छा, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? KC नियोगी थे, GV मावलंकर जी थे, कौन थे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, आई विल बी एक्सपेक्टिंग योर आंसर। 4 जो मेंबर हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? एक मेंबर हाई कोर्ट के जज जितना क्वालिफाइड होना चाहिए, बाय विच आई मीन टू से कि हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन जितनी होती है उतनी ही क्वालिफिकेशन इनकी भी होनी चाहिए। बाकी मेंबर्स का देख लेते हैं। दूसरे मेंबर फाइनेंस और अकाउंट्स की स्पेशल नॉलेज रखें। तीसरा मेंबर को एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मैटर का अनुभव होना चाहिए। फाइनेंस एंड अकाउंट की नॉलेज वाला शख्स तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस से भी हो सकता है, तो सेकंड वाले की रिकमेंडेशन जो है उनकी क्वालिफिकेशन के लिए वो तो समझ गए। थर्ड जो है पर्सन, उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, तो मोस्टली IAS ऑफिसर्स को ऐसी पोजीशन दी जाती है। एंड फोर्थ है वो लोग जो कि इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड रखते हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि प्रैक्टिसिंग इकोनॉमिस्ट हैं, किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जिनका नॉलेज बेस बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड रखते हैं, नॉलेज बेस अच्छा है इकोनॉमिक्स का। सच पीपल कैन बी मेड द मेंबर। फोर्थ मेंबर मतलब चौथे सदस्य की क्वालिफिकेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला शख्स वो होना चाहिए जो हाई कोर्ट के जज जितना योग्य हो। दूसरा शख्स वो होना चाहिए जिसको ऑडिट एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस की नॉलेज हो। इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस ऑफिसर्स ऐसे हो सकते हैं। आप UPSC एग्जाम दोगे ना, सिलेक्शन होगा तो आप भी IAS में जा सकते हो, वन ऑफ द सर्विसेज।
IAS है। ऐसे ही IAS ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल मैटर की नॉलेज रखते हैं। एंड फोर्थ इज द पर्सन जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज है। और चेयरमैन के क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? उनको पब्लिक अफेयर्स का, सार्वजनिक, जैसे IAS, IPS, IRS, MP, MLA उनको एक्सपीरियंस होता है ना, वैसे इनको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है। रोल, अब बात करते हैं काम क्या करता है फाइनेंस कमीशन। मैंने बताया सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो सेंटर गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा कर रही है उनका पैसा डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांट लेते हैं। दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट्स को कब कब कौन से समय पर सेंटर गवर्नमेंट अपने तिजोरी से पैसा, अपनी ट्रेजरी से पैसा, अपने कंसोलिडेटेड फंड से पैसा ग्रांट के तौर पे दे। मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गई राज्य में, तो स्टेट को मदद करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देती है। ग्रांट मतलब कि आप लोन नहीं दे रहे हो, आप एक्सचेंज में कुछ प्राप्त नहीं करोगे। यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन एक्सचेंज। आपने मदद कर दी, जैसे आप होता है ना कि किसी को 20,000 रुपए दे दिए कि यार तू रख, मदद हो जाएगी तेरी, टू हेल्प देम, नॉट टू गेट एनी अदर बेनिफिट। तो कब और किस तरीके से सेंटर गवर्नमेंट स्टेट्स को ग्रांट देंगी, वो सिद्धांत, वो प्रिंसिपल्स, वो ऑब्जेक्टिव फाइनेंस कमीशन ही डिफाइन करता है। ये बात याद रखिएगा। और ये किसको बताता है? ये बताता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि फाइनेंस कमीशन कहेगा प्रेसिडेंट ये मेरी रिकमेंडेशन है, प्लीज इसको अप्लाई करवा लीजिए अपने प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोलकर। वाई ओनली प्रेसिडेंट? बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। हेड ऑफ स्टेट है, एग्जीक्यूटिव हेड है, कार्यपालिका के मुखिया है। तो उनको क्या बोला गया कि आपको सारी रिकमेंडेशन दी जाएगी, आप अपने PM और मिनिस्टर्स को बोल के उन्हें पूरा करवा लेना। सिंपल एज दैट। अगली बात, अगली चीज, द मेजर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। स्टेट्स को मदद दी जाएगी कभी कभार, बट एक काम करते हैं ना, उनको अपने ऊपर आश्रित या डिपेंडेंट बनाने से अच्छा है लेट अस इंक्रीज द मनी capacity of the states. Let us ensure that state governments earn more. Let us ensure that state governments wealth increases. कोशिश करेंगे कि राज्य सरकारों के पास ज्यादा पैसा आए पहले से, और वो पैसा बांटे अपने गांव के इलाकों में काम कर रही थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट पंचायत को और म्युनिसिपैलिटीज को, जो शहरों के अंदर जो नगर पालिका कहते हैं ना, उनको पैसा दें। अब वो क्या करेंगे पंचायत और नगर पालिका? पंचायत और नगर पालिका, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज विल एंश्योर दैट सिविक सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। सिविक मतलब अरे नागरिकों को, आपके घर में पानी आना चाहिए, स्ट्रीट लाइट लगनी चाहिए, गांव की सड़क पक्की होनी चाहिए। एक शो आया था ना पंचायत, उसमें देखा होगा एक प्रधान जी थे, एक सरपंच थे, सरपंच को एक व्यक्ति बोलते रहते थे कि सड़क बनवा दो, सड़क बनवा दो, सड़क बनवा दो। अब वो पैसे नहीं है, कहां से सड़क बनाएंगे? अगर स्टेट गवर्नमेंट और पैसा देगी तभी तो सड़क बनवा पाएंगे। तो अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे पैसा इकट्ठा करे, व्हाट शुड बी द वे, जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और पैसा लेकर आए ताकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को पैसे की जरूरत पूरी करने के लिए सहायता कर सके, हेल्प कर सके, उनकी मनी रिक्वायरमेंट पूरी करे। दैट this recommendation will be suggested by the Finance Commission of India. ये बात ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा सजेस्ट की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट्स आप ये कर सकते हो जिससे आप पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को ज्यादा पैसे दे सको। और भी कोई चीज जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देश के हित में, अगर उन्हें लगता है देश के हित में, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस ऑफ आवर कंट्री। साउंड फाइनेंस मतलब अरे देश के फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जरूरी है, फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जरूरी है, देश की तरक्की के लिए जरूरी है, तो प्रेसिडेंट कह सकते हैं फाइनेंस कमीशन को कि जाओ इस पर रिसर्च करो और मुझे रिकमेंडेशन दो, ताकि उन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करके देश के अंदर देश की फाइनेंशियल वेल्थ को मैं इंक्रीज कर सकूं। अब आगे चलेंगे। 15वां फाइनेंस कमीशन जो बनाया गया था उसकी रिकमेंडेशन क्या है? पहली बात, ये रिकमेंडेशन ही होती है, ये एडवाइस होती है, सेंटर गवर्नमेंट के ऊपर है, वो चाहे तो मानेंगे चाहे तो नहीं मानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इनको एक बहुत महत्वपूर्ण बॉडी के तौर पे बनाया जो इंडिया के फाइनेंशियल फेडरलिज्म को, सेंटर और स्टेट के पावर डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है। बट है तो इनकी बातें रिकमेंडेशन ही ना, सेंटर चाहेगी तो मानेगी, चाहेगी तो नहीं मानेगी, नॉर्मली मान जाती है। अब 15th फाइनेंस कमीशन जो NK सिंह जी के अंतर्गत बनाई गई है, उसके बारे में आप ये समझिए कि 2 रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी, रिपोर्ट नंबर 1, रिपोर्ट नंबर 2। अगली होगी 16th फाइनेंस कमीशन, उसके बारे में 2025-26 के अंदर बातचीत करेंगे, अभी बहुत समय है।
अभी आप पहले 15th पढ़ लो, उसके ऊपर प्रीलिम्स वैसे भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ ही रहा है, मेंस में भी आ सकता है। फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन वाज विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। कोविड ईयर के तौर पे आप इसे याद कर सकते हो। पहला जो फाइनेंशियल ईयर हमारा 2020-21 का था, उसकी रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी पार्लियामेंट में, वो 1 फरवरी 2020 को रख दी गई थी। जो इनकी सेकंड रिपोर्ट थी, अक्टूबर 30th 2020 को आई थी। अक्टूबर 30th 2020 को, कब तक के लिए? 2021 से 26 फाइनेंशियल ईयर। आई जस्ट डिस्क्राइब दिस कॉन्सेप्ट, मैंने बताया 5 साल की होती है, लिए होती है इनकी रिकमेंडेशन। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दी जिसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 14th फाइनेंस कमीशन जो कि 2015 से 20 के बीच के लिए था, उसमें 42% पैसा बांटा जा रहा था सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। अब घटा के हम 41 कर देंगे। अब ऐसे कम कर रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है। उसका रीजन क्या है? बुरी बात नहीं है, रीजन है 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो पहले स्टेट्स होते थे, दे बिकेम यूनियन टेरिटरीज। व्हेन दे बिकेम यूनियन टेरिटरीज, यूटी जब वो बने, तो अब अल्टीमेटली सेंटर को ही पैसा खर्चना है, तो 1% वॉज डिक्रीज्ड, और वो पैसा सेंटर गवर्नमेंट को दे दिया कि आप इन यूनियन टेरिटरी पे खर्चो, आप लद्दाख जम्मू कश्मीर जैसी यूटीज के ऊपर अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। तो इसलिए इन्होंने अपने अमाउंट को रिड्यूस किया था। अच्छा, किस बेसिस पर पैसा बांटते हैं? मतलब हम ये तो समझ गए कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पर अमंग्स्ट द स्टेट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? अमंग्स्ट द स्टेट्स, राज्यों के बीच में, क्या यूपी को कितना मिले, केरला को कितना मिले, तमिलनाडु को कितना मिले, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जितनी जरूरत है इन स्टेट्स को, उस हिसाब से देना चाहिए। अब ये जरूरत कैलकुलेट कैसे करोगे? मतलब व्हाट विल बी द मेथोडोलॉजी विच यू विल बी यूजिंग टू कैलकुलेट द क्राइटेरिया? क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव हो सकता है ना, कोई स्टेट को ज्यादा मिल सकता है, कोई स्टेट को कम मिल सकता है। एक क्राइटेरिया हम सोच सकते हैं कि पॉपुलेशन होगा, कि जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन, उसके अंतर्गत हम ज्यादा अमाउंट प्रोवाइड करेंगे, तभी तो ज्यादा ग्रोथ हो पाएगी देश की। ऐसा लॉजिक समझ आता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से या डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो स्टेट्स में ज्यादा आबादी है, उनको ज्यादा पैसा दे देंगे। बट इसमें एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ऐसे ना वो स्टेट्स जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर रहे, जो सरकार की बात नहीं मान रहे, जो फैमिली प्लानिंग, गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्शन को बढ़ावा नहीं दे रहे, लोगों को अवेयर नहीं बना रहे हैं, आप उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि तुम्हारी आबादी ज्यादा है, कोई बात नहीं, फिर भी ज्यादा पैसा रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सम डिसिप्लिन। तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम पहला क्राइटेरिया रखते हैं इनकम डिस्टेंस का, कि वो स्टेट्स जिनकी इनकम कम है, एक तो आप मान लो हाईएस्ट इनकम वाले स्टेट्स, ठीक है ना, स्टेट्स विच आर हैविंग हाईएस्ट इनकम इन इंडिया, पहले तो आप उनको देख लो। उसके बाद फिर आप उनको देखो जो स्टेट्स हैं जिनकी सबसे कम इनकम है, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, फर्क कितना है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट है जिसकी इंडिया में हाईएस्ट स्टेट जीडीपी है, जिसको जीएसडीपी कहते हैं। जीडीपी मतलब, अरे स्टेट कितना पैसा साल भर में कमा पा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके, प्रोडक्शन करके। तो आपने देखा कि इतनी है इनकी, और बाकी स्टेट्स का डिस्टेंस कितना है, इसको देखो, और आपस में एक एवरेज कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो डिस्टेंस देखने की कोशिश की जाती है। जो स्टेट्स पिछड़ गए हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाता है, और जो स्टेट बहुत आगे हैं, तरक्की कर रहे हैं, उनको तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है। वी वांट टू एंश्योर इक्विटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्टेट ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं सिर्फ उनको पैसा दे रहे हो, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्टेट्स बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं उनको ग्रोथ के लिए पैसा दे रहे हो। एक इक्विटी होनी चाहिए, लोग स्टेट्स की जरूरत के हिसाब से उनको पैसा मिले। तो पहला कॉन्सेप्ट है इनकम डिस्टेंस का, इसका कुछ परसेंट है, आई विल डिस्कस। ये इनकम डिस्टेंस एवरेज पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अरे बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसे यूपी में मान लो 20 करोड़ लोग हैं, यूपी की जो जीएसडीपी है उससे डिवाइड कर लो। आप देख रहे हो ऑन एन एवरेज एक इंसान यूपी का कितना कमाता है, फिर उसे कंपेयर कर रहे हो बाकी स्टेट से। एक आप कंपैरिजन फिगर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि जो स्टेट्स पिछड़ गए हैं उनको भी पैसा मिले, जो स्टेट्स आगे हैं उनको भी पैसा मिले, और एक इक्विटी बनी रहे, एक समानता बनी रहे, किसी को पीछे ना छोड़ दें। ऐसे ही हम पॉपुलेशन को और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को देखते हैं। अभी हमने 1971 की पॉपुलेशन के डेटा के हिसाब से एक जानकारी इकट्ठा की हुई है। एक्चुअली क्या है, पॉपुलेशन 1971 के बाद से काफी चेंज हुई है हमारे देश में। साउथ इंडियन स्टेट्स ने अपनी
टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एक महिला अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती है, उसको कम किया है। बाकी नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जो बिल्कुल कम तो नहीं कर पाए, बल्कि वहां पर काफी ज्यादा आबादी आज भी है। तो आप ऐसे अगर साउथ इंडियन स्टेट्स को कम पैसा दोगे, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज्यादा पैसा दोगे क्योंकि उनके ज्यादा पॉपुलेशन है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू लुक वेल, ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हम एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सके कि कौन सा स्टेट है जिसने ज्यादा प्रयास किया अपने स्टेट के अंदर नॉर्मलाइज करने के लिए सिचुएशन को, कितनी कोशिश की गई, कितना प्रयास किया गया, और उस हिसाब से पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल किया है, अगर आपकी डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उस हिसाब से पैसा दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा, ताकि स्टेट्स हु आर परफॉर्मिंग वेल दे कैन बी प्रमोटेड। तो हमने अपना पूरा फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार डिवाइस किया है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है इनकम डिस्टेंस का। 45% पैसा स्टेट को जब मिलता है, तो पहला जो क्राइटेरिया इनकम डिस्टेंस का है, इसको देखकर मिलता है। दूसरा क्राइटेरिया है 15% का पॉपुलेशन। पॉपुलेशन देखी जाती है किस स्टेट की ज्यादा है, किस स्टेट की कम है। जिसकी ज्यादा होगी उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, जिसकी कम होगी उसको कम पैसा मिलेगा। बट चिंता मत करो, 12.5% हमने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का भी रखा है, कि जो स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल करने में अच्छे से काम करे हैं, उनको हम सराहना दे सके, इंसेंटिवाइज कर सके, उनको और ज्यादा पैसा मिले। तो उनके लिए भी 12.5% का अमाउंट है। सो फिकर नॉट। अच्छा, जो स्टेट्स का एरिया बड़ा है, उनको ऑब्वियसली ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तो 15% का अमाउंट हमने एरिया को दे दिया, कि स्टेट का एरिया कितना है। अच्छा, स्टेट का एरिया ज्यादा है, हो सकता है उस स्टेट में बहुत ज्यादा जंगल है, मतलब फ्लोरा फौना, जानवर और पेड़ पौधे, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमने 10% अमाउंट रखा है, ताकि हम ना उन स्टेट्स को प्रमोट कर सकें जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जो कोशिश करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वी वांट टू गिव सम मनी टू देम आल्सो, सो दैट दे प्रोटेक्ट द इकोलॉजी ऑफ द कंट्री। उनके लिए हमने अलग से पैसा रखा है, अलग से हमने 10% का अमाउंट रखा है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए, या हमारा मध्य प्रदेश हो गया, इनमें काफी फॉरेस्ट इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग देखने मिलेगा, काफी सारे जंगल है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उनके टेक केयर के लिए हमने स्टेट को बोला है कि आपको और एक्स्ट्रा पैसा देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द टैक्स एफर्ट। एक स्टेट कितना मेहनत कर रहा है टैक्स कलेक्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं टैक्स एफर्ट। कितने एफर्ट लगा रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, तो इसको टैक्स एफर्ट कहा जाता है। इट इज कैलकुलेटेड एज द रेशो ऑफ एवरेज पर कैपिटा ओन टैक्स रेवेन्यू। अरे मतलब कितना टैक्स एक स्टेट इकट्ठा करता है, लेट्स से 25 लाख करोड़ रुपीस, डिवाइड कर दो स्टेट की पॉपुलेशन से, तो आपके पास आ जाएगा जो फिगर, वो होगा पर कैपिटा टैक्स रेवेन्यू, की हर एक इंसान सरकार को कितना टैक्स कमवा के देता है, कितना टैक्स भरता है ऑन एंड एवरेज, एवरेज बेसिस पर। आप ये देखते हो, इसको आप एक्स मान लो, और ये देखो कि व्हाट इज द एवरेज पर कैपिटा स्टेट जीडीपी। देखा जाएगा कि ऑन एन एवरेज एक इंसान स्टेट में कितना पैसा कमाता है, और इस एक्स को वाई से डिवाइड कर दो, आपको एक रेशो मिल जाएगा, और उस रेशो के बेसिस पर स्टेट्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो, एक्स का मतलब है कितना पैसा टैक्स लोग पैसे में के तौर पे, टैक्स के तौर पे देते हैं, कितना पैसा टैक्स के तौर पे देते हैं। वाई का मतलब है कि कितना पैसा कमाते हैं। अब आप कमाते इतना हो, टैक्स थोड़ा कम देते हो, चलता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कोई स्टेट कमाता बहुत ज्यादा है और टैक्स बहुत कम देता है। हम उन स्टेट्स को नवाज रहे हैं, उन स्टेट्स को ज्यादा पैसा देंगे, उन स्टेट्स के एफर्ट्स को इंसेंटिवाइज करेंगे जो कि अपने टैक्स बेस के हिसाब से अच्छे अमाउंट में टैक्स रेवेन्यू कमाता है, ना कि उन स्टेट्स को जो कि टैक्स रेवेन्यू कमाता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भरोसे बैठा रहता है। तो इसलिए जिसका रेशो हाइयर आएगा, ऑब्वियसली उसके एफर्ट को सराहना दी जाएगी, राइट। तो आपको ये बात समझ आ गई कि पहले तो आप देख रहे हो एवरेज कितना एक स्टेट का व्यक्ति टैक्स पे करता है, डिवाइडेड बाय उस स्टेट की एवरेज जीडीपी कितनी है, स्टेट जीडीपी पर पर्सन जीडीपी कितनी है, और जिस स्टेट की ज्यादा अच्छी है मतलब वो ज्यादा टैक्स रेवेन्यू निकाल पा रहा है। अगर आपका 20 लाख करोड़ का मान लीजिए जीडीपी है, और आप 2 लाख करोड़ कमा पा रहे हो, मतलब 10% मान लीजिए, तो ये तो अच्छा है उन स्टेट्स के मुकाबले जो 7%, 6%, 5%, 3% कमा रहे हैं, उनसे तो अच्छा है ना। तो ऐसे स्टेट्स को हम उनके टैक्स एफर्ट्स के लिए सराहना देंगे। बाकी मैंने फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम इकोलॉजी का बता दिया, जिस स्टेट में ज्यादा डेंस फॉरेस्ट, घने पेड़ पौधे, जंगल होंगे। और हम तो वैसे भी कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर नेशनल ग्रीन मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन, जो नेशनल प्लान है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज जो है सरकार की एक योजना है, उसके तहत 1/3 ऑफ इंडिया शुड बिकम
फॉरेस्ट बेस्ड, 1/3 भारत में जंगल होने चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। ये 20-21% से क्या होगा, 1/3 मतलब 33% क्रिएट करना है इंडिया के अंदर हमें फॉरेस्ट एरिया को। हम तो पेड़ काटे जा रहे हैं, हम तो डिफॉरेस्टेशन करे जा रहे हैं। पेड़ काटोगे तो हमारी जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड है वही गायब होते जाएंगे। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्टेट्स ज्यादा अच्छे से प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जिनके पास ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, उनको ज्यादा पैसा दिया जा रहा है ताकि उनके एफर्ट्स को हम सराहना दे सकें, उनके एफर्ट्स को हम बढ़ावा दे सकें। दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। और 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे सवाल एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में आ चुका है प्रीलिम्स और मेंस में। एक सवाल बन सकता है कि सर ये जो 14th फाइनेंस कमीशन था जो 2015 से 2020 के बीच में था, उसके में और अभी वाले के बीच में फर्क क्या है? मेरे को एक ये क्वेश्चन लगता है जो संभावित तौर पे, प्रोबेबल तौर पे पूछा जा सकता है। तो एक टेबल देख लेते हैं तो इट विल जस्टिफाई द इंफॉर्मेशन। देखो, इनकम डिस्टेंस पहले 50% था, अब से 45% है, -5% है, तो चेंज हुआ है। पॉपुलेशन हम 1971 का फिगर पहले देखते थे, मैंने बताया ना पहले 1971 के डेटा के हिसाब से पॉपुलेशन कैलकुलेट की जाती थी, हमने उसको अब हटा दिया। अब हम सिर्फ 2011 के डेटा के बेस पर, पॉपुलेशन के बेस पर पैसा देते हैं। पहले 10% था, अब 15% हो गया, यहां पे 5% बढ़ गया, राइट। 1971 की पॉपुलेशन देखना हमने छोड़ दिया है, खत्म है वो पैरामीटर। अच्छा, एरिया कितना है स्टेट का? पहले भी 15% था, अब भी 15% है, तो ये अनचेंज्ड है। और एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो अनचेंज्ड है? वो है एरिया का, बाकी सब में कोई ना कोई चेंज आया है। फॉरेस्ट कवर के लिए पहले 7.5% मिलता था, अब हम फॉरेस्ट और इकोलॉजी, हम जानवरों को कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं, कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, और फॉरेस्ट के लेवल को अलग नाम से बुला रहे हैं। तो उस 7.5% को हटा के हमने 10% की नई कैटेगरी बना दी है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पहले नहीं था, ये न्यूली एडेड कैटेगरी है 12.5% की। तो ये वन ऑफ द न्यूली एडेड कैटेगरीज है जो इस साल के, इस बारी के फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन में आप देखते हैं। टैक्स एफर्ट 2.5%, ये भी न्यूली एडेड है जो मैंने आपको बताया। तो आई थिंक ये टेबल आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है अबाउट द करंट सिस्टम जो 15th फाइनेंस कमीशन का बनाया गया है एनके सिंह कमिटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर। और ये देखिए ना, 15th फाइनेंस कमीशन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि प्लानिंग कमीशन अब खत्म हो चुकी है हमारे देश में। पहले एक फर्क होता था प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का, कि सरकार जो खर्चा कर रही है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता था, प्लान नॉन प्लान, अब उसे भी हटा दिया है। जीएसटी आ गया है इंडिया के अंदर, तो फिस्कल रिलेशनशिप सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का वैसे ही काफी चेंज हो गया है, तो इसीलिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने टैक्स प्रोसीड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारी बातें बताई, 41% की बात करी। 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि जरा जीएसटी का इंपैक्ट देखना जरूरी है, हमारी इकोनॉमी पे क्या हो रहा है, हमें अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जीएसटी इंप्लीमेंट होने से देश के अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर फायदा नुकसान क्या हुआ है। वी हैव टू प्रोवाइड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, ये बात याद रखनी है। अब नए सिस्टम के अंदर 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर रिकमेंडेशन था परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव का, जो स्टेट अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जाएगा, कि ऐसे ही पैसा फेंको मत, उन स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करो और उन्हें और मोटिवेशन मिलेगा, बाकी स्टेट्स भी उनके देखे देखी चेंज करेंगे अपने आप को, अपने चेंजेस लेकर आएंगे, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा टू बिकम बेटर। तो कमीशन ने यही सजेस्ट किया, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स स्टेट को प्रोवाइड करो कि वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करें, पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, बिजनेस करना आसान बनाए, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को अपने पास अट्रैक्ट करें, जिससे उन स्टेट्स की जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उनकी आय जो है, उनकी इनकम जो है वो बढ़ेगी। 15th फाइनेंस कमीशन हैज आल्सो प्रपोज्ड कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट या ग्रांट टू लोकल बॉडीज जो पंचायत है, या ग्रांट ऑन द बेसिस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी सिंप्लीफाइड। और ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट तभी स्टेट्स को पैसा दे ग्रांट के तौर पे, मदद के तौर पे, कोई डिजास्टर आने के बाद, या पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की हेल्प के लिए, या स्टेट्स के शॉर्ट टर्म रेवेन्यू डेफिसिट्स को दूर करने के लिए, उसी तरीके से दे जिससे सरकार को एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मिले। ये मेंस में लिखने काम आएगा, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होना चाहिए, ऐसे ही अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर देना। देयर शुड बी एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और यही बात नोट्स में भी लिखी गई है, डोंट वरी। ये आप जब हमारे P2I बैच में जुड़ेंगे आपको नोट्स मिलते हैं, उन नोट्स में भी आपको इंफॉर्मेशन देखने मिलती है।
कि 2020-21 के अंदर ये रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन ने दी थी कि 3 टाइप की ग्रांट होंगी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट, ग्रांट टू लोकल बॉडीज लाइक पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो आप परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रांट दोगे और कुछ कुछ सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ करना चाहते हो या जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ करना चाहते हो, तो उसके लिए स्पेशली ग्रांट दोगे। ये बात ध्यान रखिएगा। बल्कि 2020-21 के अंदर लगभग 14 स्टेट्स, 14 स्टेट्स, दे आर एस्टिमेटेड टू हैव अ टोटल रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ 74,340 करोड़। रेवेन्यू डेफिसिट अच्छी चीज नहीं होती है कि आपको लग रहा होगा कि कोई अच्छी चीज है, नहीं। ये वही बात हो गई कि आप कह रहे हो कि आप शॉर्ट टर्म नेचर से कुछ पैसा कमा रहे हो, शॉर्ट टर्म नेचर के मान लीजिए 10 लाख करोड़ कमाया, पर आपने खर्चा कर दिया 15 लाख करोड़ का। मतलब शॉर्ट टर्म नेचर के खर्चे तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म नेचर की इनकम से पूरे हो जाने चाहिए, जैसे कि टैक्सेस। आप ओवर स्पेंड कर रहे हो, जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना चाहिए वो आप रिपेयर मेंटेनेंस या सैलरी या पेंशन देने में खर्च रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है। बट फिर भी कई स्टेट्स घाटों का सामना कर रहे हैं, तो उनके घाटों को पूरा करने के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, टोटल रेवेन्यू डेफिसिट की कमी के लिए पैसा दिया जा रहा है। दिस इज द अमाउंट ऑफ टोटल रेवेन्यू डेफिसिट विच विल बी लेफ्ट आफ्टर डेवोल्यूशन। पैसा देने के बाद कितना राजस्व घाटा होगा स्टेट्स का, ये वो बताया गया फिगर। ये मत समझना कि इतना पैसा दिया गया है, पैसा तो रेगुलरली दिया जाता है, स्टेट्स के पास भी कुछ पैसा अपना होता है। 14 स्टेट्स का लेफ्ट ओवर आफ्टर द डेवोल्यूशन, आफ्टर गिविंग देम मनी, जो रेवेन्यू डेफिसिट का फिगर है दैट इज 74,340 करोड़ रुपीस। कमीशन ने कहा कि ये रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट्स को पूरा करने के लिए ग्रांट्स को देना पड़ेगा, ताकि ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है ये दूर हो और अल्टीमेटली स्टेट्स जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना सकें, अपने स्टेट्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे सकें। देखिए, ग्रांट से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो तो अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है, पर उनसे आप अपने शॉर्ट टर्म नेचर के खर्चे पूरे करने के लिए, सैलरी पेंशन पूरे करने के लिए लगा रहे हो, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। 3 स्टेट्स को, कर्नाटका, तेलंगाना और मिजोरम को, द सम ऑफ डेवोल्यूशन एंड रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इज एस्टिमेटेड टू रिड्यूस, कम करेंगे पहले के मुकाबले, पहले जितनी मिलती थी। कमीशन ने कहा कि इनको स्पेशल ग्रांट्स टोटल लगभग 6,700 करोड़ की है, 6,764 करोड़ की देनी चाहिए। ये प्रीलिम्स में सवाल के तौर पे बन सकता है। कौन से 3 स्टेट्स? कर्नाटका, मिजोरम, तेलंगाना, इनका नाम पूछा जा सकता है और कहा जा सकता है कि इनको इंक्रीज करके मिल रहा है पैसा, रिड्यूस, पैसा तो रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट की बात करिए, मैंने बताया ना, अलग अलग सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और कई सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं। बट यहाँ पर बहुत क्लियरली डिफाइंड है सेक्टर, जैसे कि हमारे न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए, हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, रूरल कनेक्टिविटी के लिए, पक्के मकान मिले लोगों को, पुलिस की ट्रेनिंग अच्छी हो, गांव की सड़कें अच्छी बने, रूरल कनेक्टिविटी बेहतर हो, प्री प्राइमरी एजुकेशन, जुडिशरी, रेलवेज, इन सब की ग्रोथ के लिए स्पेशली पैसा दिया है। क्वेश्चन बन सकता है, इन सेक्टर्स के नाम पूछे जा सकते हैं एंड वो नाम सही होंगे अगर आप याद रख लो। आप बस ये देखो कि न्यूट्रिशन के लिए इतना पैसा दिया जा रहा है, बाकी सेक्टर्स के लिए भी और पैसा दिया जा रहा है। न्यूट्रिशन, प्राइमरी, प्री प्राइमरी एजुकेशन, रूरल कनेक्टिविटी, हायर एजुकेशन पूछा जा सकता है, टर्म बदल सकते हैं, नाम बदल के पूछ सकते हैं और इस तरीके से आपको चकमा दे सकते हैं एग्जामिनर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको यू हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट पे क्वेश्चन आ सकता है कि अलग अलग सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाया कोई स्टेट, उसको ग्रांट देंगे। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, वैसे ही हमारे जो डिस्कॉम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, बहुत हैवी लॉसेस सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए तो उदय स्कीम भी लेकर आए थे हम, उदय डिस्कॉम योजना। तो हम पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करेंगे। स्टेट का जो कर्ज है पावर डिस्कॉम कंपनी के साथ, की सरकार तो कह देती है बिल माफ कर दो, इनके बिल माफ कर दो बिजली के, उनके बिल माफ कर दो। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने बिजली खरीदी थी, खुद तो बनाते नहीं है, एनटीपीसी या जैसी अलग अलग कंपनी से बिजली खरीदते हैं और आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे घरों तक। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के ऊपर बहुत कर्ज है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे इसमें? स्टेट गवर्नमेंट्स ने कर्ज लिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्कॉम्स के ऊपर कर्ज कम करना है, रिफॉर्म्स लेकर आने हैं और तब जाकर उन्हें परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के बेसिस पे ग्रांट मिलेगी। कर्ज बढ़ाते रहोगे तो ग्रांट नहीं मिलेगी। एक्सपोर्ट करो इंडिया के बाहर सामान, फॉरेन करेंसी कमाओ, उस पर भी ग्रांट मिलेगी। एजुकेशन को इंप्रूव करो, उस पर भी ग्रांट मिलेगी। टूरिज्म को बढ़ावा दो, इंटरनेशनल टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म दोनों को बढ़ावा दो। जब स्टेट में साफ सफाई होगी, आपके स्टेट के अंदर बाहर से लोग घूमने आएंगे, आपके स्टेट में टूरिज्म डेस्टिनेशन है, टूरिज्म स्पॉट्स हैं, टूरिज्म के एरियाज हैं,
तो लोग आएंगे ना घूमने, लोग भी इंजॉय करेंगे आके। या हेरिटेज प्लेसेस हैं, अगर आप बढ़ावा दे रहे हो टूरिज्म को, सेफ बना रहे हो, क्लीन बना रहे हो, तो सरकार भी आपको इंसेंटिवाइज करेगी। और ऐसे ही कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इंडिया के 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पीछे रह गए हैं तरक्की में, अगर वो उनको ग्रोथ के रास्ते पर डालोगे तो अल्टीमेटली सरकार आपको और पैसा प्रोवाइड करेगी। अच्छा, लोकल बॉडीज के लिए ग्रांट 90,000 करोड़ की फिक्स करी थी 2020-21 के रिकमेंडेशन के अंतर्गत, जिसमें 67.5% तो हम गांव के इलाकों में, रूरल एरियाज में पंचायत के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, और 32.5% अर्बन एरियाज के लिए, शहर की म्युनिसिपैलिटीज के लिए दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है, कई सारे पीसीएस एग्जाम में और यूपीएससी में भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ द मनी इज गिवन टू द रूरल एरियाज एंड रेस्ट अर्बन। लगभग टू थर्ड जो है आपका वो रूरल एरियाज के लिए, और 1/3 जो है आपका अर्बन एरियाज के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा, राइट। जो पूरे टैक्सेस का नियरली 4.31% है। पहले तो ये भी बहुत कम होता था, 3.54% था पूरे टैक्सेस का हिस्सा जो पंचायत को ग्रांट के तौर पर दिया जाता था, अब उसको बढ़ा दिया है, अब 4.31 कर दिया है। और इस इंक्रीज के ऊपर सवाल प्रीलिम्स में आ सकता है। ये ग्रांट दी जाएगी। अच्छा, ग्रांट देने में भी एक शेयरिंग पैटर्न है, पॉपुलेशन के हिसाब से और एरिया के हिसाब से शेयर करेंगे स्टेट्स, और अलग अलग स्टेट्स को जो ग्रांट दी जाएगी ना, 90-10 का रेशो होगा। तो द ग्रांट विल बी शेयर्ड बिटवीन स्टेट्स बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड एरिया इन द रेशो ऑफ 90-10। ये बात ध्यान रखिएगा, 90-10 का एक रेशो इस पूरी मेथोडोलॉजी में फॉलो किया जाएगा, ताकि पंचायत पंचायत में भी तीनों लेवल, आपके गांव का लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों के जरूरत के लिए ग्रांट का पैसा मिल सके। तीनों के जरूरत के लिए ग्रांट मतलब कुछ वापस नहीं मिलेगा पैसा, आपने मदद के लिए दिया है, आपने हेल्प करने के लिए दिया है, तो पैसा वापस नहीं मिलता। अच्छा, हेल्प स्टेट्स को और कब चाहिए होती है? स्टेट्स को हेल्प चाहिए होती है जब डिजास्टर आया है स्टेट के अंदर, तो मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी कुछ ग्रांट रखना चाहिए। मान लो बाढ़ आ गई, आप कोई सुनामी आ गई, साइक्लोन आ गया, कुछ भी आ गया, यस, तो उसके लिए नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड तो बना के रखा है ना। अब ऑब्जेक्टिव ये है कि इस फंड से पैसा निकालकर लोकल लेवल पर डिजास्टर को कम से कम करने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, अलग अलग फंड बनाए गए हैं। डिजास्टर के लिए क्विक रिस्पॉन्स क्रिएट किया जा सके, फर्स्ट रिस्पॉन्स क्रिएट किया जा सके। फर्स्ट रिस्पॉन्स का मतलब कि तुरंत रोकना है किसी डिजास्टर से होने वाले थ्रेट को फैलने से, ठीक है ना। उसके बाद में मैनेज करने के लिए भी, कि आगे लाइफ में ऐसे डिजास्टर्स रिपीट हो तो आप एक बेटर क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो जिससे ज्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए भी पैसा चाहिए। उसके लिए भी डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बना दिया गया है आपका, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। रिस्पॉन्स फंड तो था ही, मैनेजमेंट फंड भी बना दिया है। ये बात आपसे सवाल के तौर पर एग्जाम में पूछी जा सकती है, प्लीज रिमेंबर दिस। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब ये पूछेंगे आप कि इसमें पैसा कौन कितना देगा, क्योंकि अगर एक ऐसा फंड बनाया जा रहा है नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, तो दोनों को मिलकर ही फाइनेंसिंग करनी होगी ना। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट 75-25% के रेशो में शेयर करते हैं। पर अगर कुछ इंडिया के इलाके हैं, जैसे हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हो गए, हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड हो गया, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। अब तो चलो जम्मू कश्मीर तो एक स्टेट नहीं रहा, यूटी बन गया है, बट आप समझ पा रहे हो ना, जो हिमालयन एरियाज है जहां पे हिमालय की बाउंड्री है, उनको 90-10 में देना है। 10 सेंटर पर जो गवर्नमेंट है वो 90% देगी, और 10% होगा स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, जिससे एक फ्लेक्सिबल अमाउंट ऑफ शेयरिंग की जा सकती है। ऐसे ही कमीशन ने रेकमेंड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर जो कर्जा है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसको कम करो। एक कानून है FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का कानून है, बनाया गया था ताकि कर्ज जो सरकारें लेती है, लोन जो सरकारें लेती है, डेट जो सरकारें लेती है, एक लिमिट में हो, कर्ज बहुत ज्यादा ना ले ले सरकार, और फ्यूचर गवर्नमेंट्स को लिए भी अनसस्टेनेबल सिचुएशन ना बन जाए। बल्कि मजे की बात, इसी FRBM एक्ट का रिव्यू भी हुआ था 2016 में। NK सिंह जी को ही, जो फाइनेंस कमीशन के करंटली मुखिया है, उनकी ही कमिटी बनाई थी, उन्होंने FRBM को रिवैम्प करने की बात करी थी 2016 में। तो अब एक कमिटी में वो रिकमेंडेशन दे चुके हैं कि कंट्रोल करो कर्जा, 60% से ज्यादा देश की जीडीपी का 60% से ज्यादा सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कर्जा ना ले। सेंटर गवर्नमेंट 40% से ज्यादा नहीं और स्टेट गवर्नमेंट 20% से ज्यादा नहीं, तो 40 एंड 20 मिला के 60 हो गया, राइट। तो ऑब्वियसली जिस इंसान ने पहले बोल दिया है कि कर्ज ज्यादा मत लो, FRBM एक्ट बनाया, उसकी इज्जत रखो,
एक लिमिट से ज्यादा बोरोइंग मत करो। ये 6% 7% देश की जीडीपी का बोरो कर रहे हो, 3 साढ़े 3% की लिमिट में रखो, उससे भी कम जाओ। तो वो तो ऑब्वियसली इस बात को रिआइटरेट करेंगे, इस बात पे फिर से अपनी बात रखेंगे और इस बात को बोलेंगे कि फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करो, डेट लेवल कम करो, उधार कम करो। तो ये तो लाजमी चीज है ना, मतलब इसमें कोई लॉजिक लगाना थोड़ी ना है। क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि इन्होंने फिस्कल डेफिसिट और डेट लेवल को कम करने की बात कही है। आप कहोगे हाँ, क्योंकि ये वही शख्स हैं जो पहले भी रिकमेंडेशन दे चुके हैं, तो ये तो होगा ही होगा। ये भी कहा है कि ऑफ बजट बोरोइंग, मतलब ऐसा उधार जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली लेते हैं, अलग से लेते हैं, जो बजट में नहीं बताया गया पर अलग से बोरो कर रहे हैं, उनकी सारी जानकारी जनता को देनी जरूरी है कि कितना कर्ज बकाया है, कितना नया कर्ज लिया है, हाउ मच डेट इज रिमेनिंग, हाउ मच न्यू डेट यू हैव क्रिएटेड, और इस डेट को जल्दी से जल्दी उतारो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट्स की है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बजट में आपने जो बता दिया जनता को पता है, बाकी ऑफ बजट बोरोइंग है, कई बार जनता को बिना बताया पैसा तो उधार पे ले रहे हो, बट सोचो ना, जनता के टैक्स के पैसे से ही वो वापस चुकाओगे। तो पब्लिक है, दे हैव अ राइट टू नो, उनका अधिकार है जानने की, तो उनके अधिकार को पूरा करना है। नेक्स्ट, टैक्स कैपेसिटी 2018-19 के अंदर टोटल टैक्स रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो मिलकर इकट्ठा कर पाते थे, देश की जीडीपी का 17.5% था। इसको हमें 30%, 25-30% ले जाना है। वेस्टर्न कंट्रीज को देखो कितना ज्यादा अपनी जीडीपी का इन कंपैरिजन पैसा टैक्स में कमाते हैं, 25-30% कमाते हैं। कुछ कुछ तो कंट्रीज हैं जो 50% भी कमा लेते हैं, पर वो छोटे साइज के हैं, पर फिर भी कमा तो लेते हैं। ये वो अमाउंट है जो सेंटर और स्टेट मिलकर अपने देश की इकोनॉमी के साइज के हिसाब से, अब हम 3.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गए हैं, तो टैक्स और इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे जैसे बड़ा होता है कोई जानवर, तो उसको खाना भी ज्यादा देना पड़ता है। जैसे जैसे कोई इंसान बड़ा होता है तो उसकी खुराक भी बढ़ती है। देश बढ़ रहा है, उसकी खुराक नहीं बढ़ेगी क्या? तो टैक्स रेवेन्यू शुड बी हायर, यस और नो? इसीलिए उसको बढ़ाओ। इंडिया की टैक्स कैपेसिटी 1990s के बाद से आज तक कोई खास बदलाव नहीं आया है, ज्यादा चेंज नहीं हुई है। अर्न मोर टैक्स, जीएसटी एक बहुत बड़ा कदम है जो इम्पीटस देगा, जो बढ़ावा देगा। 2018-19 में जितना होता था आज भी अगर उतना बना रहे, या 1990s में जितना होता था आज भी उतना ही हो, तो ये तो अच्छा नहीं है ना। इट शुड इंप्रूव स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे बढ़े बट डेफिनेटली बढ़े, तभी जाके फायदा होगा। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाओ। राइट, कमीशन ने कहा कि आप पहले करंट जो टैक्सेस हैं उनमें जो भी चेंज करना है, उन्हें स्ट्रीमलाइन करना है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, बुरी चीजों को हटाओ, अच्छी चीजों को बढ़ावा दो। प्रॉपर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो। इसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाया जा सकता है, पैनल बना दो, कमिटी बना दो, एक्सपर्ट्स को बिठा दो, वो बताएंगे कि क्या कोई कानून बनाया जाए, क्या कदम उठाया जाए ताकि प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सके, कैसे लॉज को, टैक्स के रेट्स को स्ट्रीमलाइन करें। अब जीएसटी बना दिया, जीएसटी में 5-5 टैक्स स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाए। 0% जीरो रेटेड है, मेजर वाले 4 हैं, 5%, 12%, 18, 28%। 28% के ऊपर भी कुछ स्पेशल लगते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, लग्जरी चीजों के ऊपर। आप बीएमडब्ल्यू खरीद रहे हो, ज्यादा टैक्स लगेगा। आप पान गुटखा खैनी तंबाकू खा रहे हो, उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। कोई हेल्दी थोड़ी ना होती है, राइट? विमल, नॉट हेल्दी। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इन पर टैक्सेस थोड़ा स्ट्रीमलाइन करो और टैक्स बेस को ब्रॉड करो, मतलब ज्यादा लोग टैक्स पे करें, ऐसा कुछ करो। लोगों को मोटिवेट करो टैक्स देने के लिए। अच्छा, जनता खुद ब खुद टैक्स देगी, और कब देगी? जनता खुद ब खुद टैक्स तब देगी जब उन्हें लगेगा कि हाँ, उनके टैक्स का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा सही से इस्तेमाल किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, तभी टैक्स भरेंगे, वरना लोग टैक्स चोरी करेंगे, इवेड करेंगे, राइट? तो इसका विश्वास सरकार को ही दिलाना पड़ेगा ना। तो कैपेसिटी बढ़ानी होगी, टैक्स का स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन करना होगा, और हर लेवल पे, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और पंचायतों के लेवल पर भी, जिसमें जीएसटी एक बहुत बड़ा कदम है। आपको पता है जीएसटी हर महीने का 1 लाख करोड़ से ज्यादा कमवा के दे रहा है। डू यू नो दिस? जीएसटी इज गिविंग मोर देन 1 लाख करोड़ एवरी मंथ, और वो तो अब 1 लाख करोड़ से भी ऊपर जा चुका है आंकड़ा। तो जीएसटी के माध्यम से हम कर सकते हैं। जीएसटी के भी जो इश्यूज हैं, उन चैलेंजेस को दूर करो। रिफंड में बहुत डिले होता है, कंपनियां कहती हैं कि हमारा पैसा रिफंड करो, जीएसटी अथॉरिटी को डिले कर देते हैं, राइट? सरकार इतना टारगेट बनाती है, कई बार अचीव इतना हो पाता है, एक शॉर्टफॉल बना रहता है। कुछ स्टेट जो है उनके अंदर जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है,
जो जीएसटी के बिल बनते हैं, इनवॉइस बनते हैं, पक्के बिल चाहिए वरना रिकॉर्ड नहीं जाएगा सरकार के पास। पक्के बिलों पे काम नहीं हो रहा और फ्लक्चुएशन बहुत चल रही है, कभी टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया। मॉनसून सीजन था, बारिश हो गई, एग्रीकल्चर ज्यादा हो नहीं पाया तो कम हो गया। मॉनसून के दौरान जब एग्रीकल्चर अच्छा ग्रो हो गया तो ज्यादा कलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक स्टेबल अमाउंट, एक स्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू के तौर पे इसको हमें देखना है, जिसके लिए हमें रेगुलरली इसके अंदर चेंज लेकर आना होगा। तो ऑल इन ऑल मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कमीशन ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट्स की बहुत ज्यादा एक डिपेंडेंसी बन गई है सेंटर के ऊपर, उस डिपेंडेंसी को खत्म करो, स्टेट्स को खुद आत्मनिर्भर बनाओ, टैक्स लगाएं, पैसा कमाएं, और सेंटर गवर्नमेंट भी उन्हें ट्रांसपेरेंसी के साथ टैक्स का पैसा दे ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, तरक्की हो सके, और ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स अपने डेवलपमेंट के लिए उन टैक्स के पैसों को इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सके और अल्टीमेटली जिससे देश की तरक्की हो। ये भी एडवाइस किया दैट स्ट्रक्चरल इंप्लीकेशन ऑफ जीएसटी फॉर लो कंजम्पशन स्टेट्स नीड्स टू बी कंसिडर्ड, कि कुछ स्टेट्स में जहां पे प्रोडक्शन कम होता है वहां पर आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, बिजनेसेस बढ़ेंगे, टैक्स ज्यादा पे करेंगे, टैक्स देश की ग्रोथ में लगेगा, और देश आज 5th लार्जेस्ट जीडीपी है और आगे बढ़ेगा, 4th, 3rd, 2nd, 1st। So we are going to achieve some great things in life if we do the necessary reforms. शुक्रिया आप सबका। आप सबको टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। आप हमारे पेड बैचेस, जो हमारा बैच है 2024 का, 25 का, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आई एम श्योर यू आर हाईली इंप्रेस्ड बाय द लेवल ऑफ टीचिंग ऑफ फैकल्टीज ऑफ स्टडी IQ। तो आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड जरूर अप्लाई करिएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और मुझसे एक बात करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स कमजोर लगती है, यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे करनी है ये नहीं पता, तो सोशल मीडिया हैंडल है जिसपे आप जुड़ सकते हैं, राइट। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जरूर मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।